बाहर बारिश हो रही है, कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में जब यहाँ बैठता हूँ तो अक्सर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। वेलकम टू एनेक्डोट, यादनामा। ये प्रोग्राम हम आज बहुत दिन बात कर रहे हैं। तो आज की जो घटना है, आज का जो यादनामा है, वो एक 80s के सबसे बड़े सुपरस्टार से ताल्लुक़ रखता है। और उसका ताल्लुक़ फिर अल्टीमेटली एक किताब से भी है, जो मेरी अपनी किताब बनती है। ये बात है 83 की शायद। मेरी 2 फिल्में आ चुकी थी, एक बार फिर और ये नज़दीकियाँ। दोनों की काफ़ी सराहना हुई थी। और जो मिडिल सिनेमा होता है, भावनात्मक सिनेमा, साथ ही में कहानी अच्छी, उसमें मुझे थोड़ा बहुत स्थान रिकग्नाइज कर लिया था लोगों ने, मानने लगे थे मुझे। तो ये जो फिल्म प्लान हो रही थी, ये मेरी नहीं थी, बाहरी प्रोड्यूसर की थी। तो उसमें मिठुन चक्रवर्ती को लिया गया था। हीरोइन के लिए दिमाग में सबके आया कि श्रीदेवी, जो तब की बहुत बड़ी स्टार थी और बाद में तो और भी बड़ी हुई, उनसे मिला जाए, उन्हें प्रपोज किया जाए। कैसे मिले? तो ये जो फिल्म है, इसकी कहानी लिख रहे थे तब के बहुत बड़े राइटर, कमर्शियल राइटर, मरहूम डॉक्टर राही मासूम रजा। तो राही साहब ने मुझे कहा कि तुम और जो प्रोड्यूसर है या उसका आदमी, उसे लेके मद्रास आ जाओ, जिसे अब चेन्नई कहते हैं, तब चेन्नई मद्रास कहलाता था। जेमिनी स्टूडियो में शायद जाना था। हम चले गए। उन्होंने कहा कि तुम एक शाम पहले पहुंचाओ और फला दिन सुबह मुझे स्टूडियो में मिलो, उस सेट के बाहर। तय हो गया, ऐसा ही किया हमने। हम एक शाम पहले चले गए, होटल में ठहरे और सुबह सुबह 10 बजे करीब स्टूडियो पहुंचे। स्टूडियो में फिर हम राही साहब से मिलके वहाँ जाने लगे जहाँ शूटिंग हो रही थी। वो उसे कहते हैं फ्लोर, शूटिंग फ्लोर। तो वहाँ तो बड़ी लाइटें होती हैं, जगमगाहट होती है, लेकिन उसको अप्रोच करने का एक पतला सा एक रास्ता होता है, उसमें लाइट नहीं होती, वो अंधेरे से में होता है। तो आगे आगे राही साहब, वो उनकी ज़रा टांग की प्रॉब्लम थी, तो वो यूँ चलते थे बड़े इंटरेस्टिंग से, और पीछे पीछे मैं और प्रोड्यूसर का आदमी, हम चले। एंड लो एंड बिहोल्ड, जैसे ही उस लाइटिंग एरिया में, शूटिंग एरिया में पहुंचे, तो देखा किसी की आवाज़ आई, कहिए हुजूर क्या हाल है वगैरह। तो मैं चौंका यार। तो वो अमिताभ बच्चन साहब की आवाज़ थी, और वो राही साहब को बड़े सम्मान के साथ उनका अभिवादन कर रहे थे एक तरह से। दोनों को मालूम था कि अमिताभ उसमें काम कर रहे हैं, अमिताभ जी को मालूम था राही साहब लिख रहे हैं। बहुत शिद्दत दिखाई। अब मेरे लिए मैं आउट ऑफ ट्यून हो गया बिल्कुल, क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज नहीं था कि अमिताभ बच्चन वहाँ होंगे। अरे भाई, खुश होना चाहिए, पर मेरी अपनी प्रॉब्लम थी। मैंने कुछ दिन पहले अमिताभ बच्चन साहब को एक लेटर भेजा था, और बड़े अच्छे तरह से लिखा था कि मैं एक सब्जेक्ट आपको सुनाना चाहता हूँ। ये सब्जेक्ट मेरे दिमाग में बहुत दिन से चल रहा था। इसका टाइटल एक हमने कुछ सोच भी रखा था, नियति। नियति नाम की फिल्म मैं बनाना चाहता था। तो जब अमिताभ यूं दिखे तो मेरी समझ नहीं आया क्या करूं। तो एक अजीब सिचुएशन होती है, बीच में एक शॉर्ट्स के बीच में ब्रेक आया, तो बहुत सारे जो वहाँ पे प्रेस वाले होते हैं, कैमरामैन, और लेके आ जाते हैं और स्टार से बात करने लगते हैं, जब तक जो सेट, मतलब अगला सीन है, उसकी लाइटिंग हो रही होती। तो एक सिचुएशन ऐसी आई कि सेट पे काम चल रहा है, लाइटें चेंज हो रही हैं, कैमरा यहाँ से वहाँ ले जाया जा रहा है, और प्रेस वाले घेर रहे हैं स्टार्स को। तो ऐसे में मेन सेट के साथ ही उससे मिला हुआ एक छोटा बरामदा सा था, बड़ा बढ़िया आलीशान। उसमें बड़े बड़े काउच पड़े हुए थे। तो मैं पता नहीं किसी वजह से उस पर
अपने को एक सोचने के अंदाज में उसमें जाने लगा। मैं शर्माया हुआ था क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब को चिट्ठी लिखी थी, उनका जवाब कोई आया नहीं था। तो मैं समझ नहीं आ रहा था कि इनको कैसे फेस करूँ। मुझे लगा था कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है, बट लो एंड बिहोल्ड मैं उस बरामदे से मैं चढ़ा और सडनली एक काउच में से एक शख्स उठता है बड़ा सा, और वो एकदम मुझे ग्रीट करता है, हेलो सर, आई एम सो सॉरी सर, आपको मैं जब कांटेक्ट नहीं कर पाया। वो थे अमिताभ बच्चन, जो एक काउच पे बैठे थे, मुझे दिखे नहीं थे क्योंकि बहुत लोग होते हैं। अब उस मौके पे मैं क्या कहूँ, तो मैंने एकदम अपोलोजाइज किया। मैंने कहा, आई एम सॉरी अमिताभ, अमित, मैं अमित कह के ही उन्हें एड्रेस कर रहा था। नहीं, मुझे तो सिर्फ आपसे 5-1 मिनट में बात करनी थी। और तुम दिन यहाँ तो आज देखिए ना कितने लोग हैं, यहाँ तो मुश्किल हो जाएगा। वाई डोंट यू कम टुमारो एंड हैव लंच विद मी। ये भी बड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मैंने सोचा नहीं था। मैंने कहा ओके, कहाँ, यहीं आ जाइए, यहाँ से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है, कितने बजे? 1 बजे। लो एंड बिहोल्ड, हमारे जो प्रोड्यूसर के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी सख्ते में आ गए। हमने कहा थैंक यू सो मच। हम चले गए और उस दिन हमने होटल में अपना स्टे बढ़ाया और अगले दिन पहुंच गए। और 1 बजे कहा था उन्होंने, तो वो जो सेट था उसके बाहर कुर्सियां पड़ी रहती हैं, कभी कभी स्टार्स या उनके गेस्ट बाहर बैठ जाते हैं, तो वहाँ बैठ गया मैं। हम कोई 10-15 मिनट पहले पहुंच गए होंगे शायद, और लोग भी बैठे थे। और इतने में अमिताभ बच्चन आए और कुछ लोग थे खड़े होकर ग्रीट किया, वो शायद डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह थे। कैसे हैं सर, भाभी जी कैसी हैं, जया बच्चन के लिए उन्होंने वो किया। और अमिताभ ने मुझे ग्रीट किया, हेलो। एंड जैसे ही 1 बजा, 1 बजने से कुछ मिनट पहले अमिताभ भी बाहर आ गए थे, और जैसे ही 1 बजा वो अपनी इस बाहर जो कुर्सी थी रेस्ट करने की उससे उठे, आओ विनोद चलो। चल दिया। और उनकी गाड़ी आई सामने, बिल्कुल खड़ी हो गई, उसमें पीछे की सीट पे अमिताभ और मैं बैठ गए। और मेरे प्रोड्यूसर का जो आदमी था वो वहीं रुक गया, उनके जाओ विनोद अब हुआ ही। अब वो गाड़ी थोड़ा सा दूर यहीं घूम फिर के एक कॉटेज के आगे खड़ी हो गई। वो कॉटेज स्टूडियो में ही थी और वो कॉटेज अमिताभ के लिए थी। बैठे, खाना आया, तो बहुत आत्मीयता से उन्होंने, अमिताभ बच्चन ने मुझसे कहा, सॉरी विनोद, मैं तो, मेरे लिए तो वेजिटेरियन खाना आता है, वही है, आई होप यू लाइक इट। पराठे थे, सब्जियां, ये सब वेरी डिलीशियस। मैंने कहा बहुत ही उम्दा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना है अमित। फिर मैं एकदम मतलब की बात पे आ गया कि अमित, मैं दरअसल एक ये आइडिया है जो बहुत दिन से मैं करना चाह रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है। इसका टाइटल हमने सोचा हुआ है एस नियति, जिसे कहते हैं डेस्टिनी। ये मैं ज़रा वन लाइनर सुनाता हूँ तुम्हें। मैंने वो वन लाइनर उन्हें सुनाया। उसके आइडिया तो बहुत अच्छा है भाई, हटके, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं तो अंदर ही अंदर खुश हो गया। पर प्रॉब्लम यह है विनोद कि मेरे पास until October or something, I'm very tired up. मैंने अंदर ही अंदर खुश हुआ मैंने कहा इसका मतलब हम दिल में सोचा उसके बाद चांस है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं ये बताना चाहूँगा आपको अमित, 4 बातें कहना चाहूँगा। कहा हाँ बोलो। कि आपने सब्जेक्ट लाइक किया, अब मैं ये बताना चाहूँगा वो 4 बातें क्या है। मैंने कहा नंबर 1, विदाउट एम्बैरसिंग यू, मैं आप ही से पूछता हूँ, कैन यू पॉसिबली थिंक that any director can think a better proposition, better star than you to do the lead? थोड़े जे पे भी ठीक है, आई एग्री विथ यू, आई फिट इन इट कम्प्लीटली। मैंने कहा दूसरी चीज़ ये है कि
ये जो इसका जो डिलेमा है, इसका जो आपस में अपने अंदर अंदर टूटना है, वो एक ऐसी रिलेशनशिप के बारे में है जिस पे मैं 2 फिल्में बना चुका हूँ, और आप भी उससे अपरिचित नहीं है। मैंने तो झें पे जरा से मुस्कराए, जो कि एज वी नो इसे कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स। तो झें पे उन्होंने ये नहीं कहा ये क्या कर रहे हो तुम। तीसरी चीज ये है, उस एंग्स्ट के अलावा द लेवल ऑफ फिल्म स्टार, द बिग स्टार हु कैन मेक दिस प्रोजेक्ट थ्रू एंड ड्रॉ रिस्पेक्ट फॉर इट, अगेन विदाउट एम्बैरसिंग यू, मुझे नहीं लगता कि कोई और है उस लेवल का। नोट किया, ओके, मुस्कुराए। फिर मैंने कहा एक और बहुत बड़ा रीज़न है अमित, इफ आई में से सो, इसके लिए हमें जो गवर्नमेंट के बड़े कॉरिडोर्स होते हैं, और कॉरिडोर्स ऑफ पावर जिन्हें कहते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक, इसका जो सेंट्रल मेल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो एक मिनिस्टर है, इम्पोर्टेंट मिनिस्टर, उससे रखता है। तो वी मे नीड सम एक्सेस विद गवर्नमेंट कॉरिडोर्स ऑफ पावर, और आपसे ज़्यादा कौन हेल्प कर सकता है इसमें, क्योंकि अमिताभ सब जानते थे कि बच्चन जी के बेटे तो थे ही, लेकिन इंदिरा जी के बहुत नज़दीक थे, इंदिरा जी बहुत मानती थी उन्हें, क्योंकि उन लोगों का पारिवारिक रिश्ता था, ताल्लुक था, दोस्ती थी, तो उन्हें पसंद आई सब बात। उसमें ठीक है, बस ये डेट्स का मैंने तुम्हें बताया, तुम सोचो। मगर ठीक है, हम चले आए। टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि सोच के नहीं गया था, तो मैं उसको जल्दी जल्दी तैयार नहीं कर पाया। उसके वन लाइनर उन्हें बहुत पसंद आया, और फिर अजीब हादसा हो गया कि सब करते करते अचानक, एक तो पहले अमिताभ बीमार हो गए, उनका एक्सीडेंट हो गया था, और वो शायद 1-2 साल काम नहीं कर पाए, और ये लगा कि वो शायद बहुत अरसे तक काम नहीं कर पाए। तो मैंने भी सोचना छोड़ दिया, और बात इधर उधर हो गई। और एक आध दफ़े मैं मिला, जब वो फिर से आए तो वो डबिंग वबिंग कर रहे थे, जो उनकी फिल्में पाइपलाइन में थी, पर वो कोई नया काम ले नहीं रहे थे। पर क्योंकि मैं मिलता था तो वो बड़े गर्मजोशी से मिलते थे। और पर एक तो उनकी अनसर्टेनिटी थी, एक हमारी भी अनसर्टेनिटी हो गई, क्योंकि मेरी तीसरी फिल्म बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई। तो मेरी कुछ भी आगे कहने की ताकत बहुत कमज़ोर हो गई थी, और ये बात फिर आई गई हो गई, और मैं इस पे फिल्म नहीं बना पाया। यही सब्जेक्ट क्योंकि नहीं बना पाया, तो मेरे दिमाग में रह गया, एक चोट सा रह गया, एक कसक सी रह गई। मुझे मालूम था कि मेरी राइटिंग पसंद आती है लोगों को, और मेरे जो स्क्रीन प्ले होते थे वो ज़्यादातर अंग्रेजी में होते थे, डिटेल्ड होते थे। तो बहुत सालों बाद मुझे लगा क्यों ना इस पे नावल लिखा जाए। तो मेरा तीसरा नावल मैंने डेस्टिनी नाम से इस पे लिखा। बाद में कुछ कमर्शियल रीजंस की वजह से उसका टाइटल कर दिया चेंज करके, मिनिस्टर्स मिस्ट्रेस। अमिताभ बच्चन साहब के साथ ये नहीं बना पाए, एक के बाद एक दूसरी वजह होती चली गई। मेरी खुद की जो स्ट्रेंथ थी कमज़ोर हो गई। बड़ी बात फिर एक और बहुत बड़े स्टार के साथ उठी। वो किस्सा एनेक्डोट का अबाउट माय नॉवल मिनिस्टर्स मिस्ट्रेस नेक्स्ट टाइम। आज एनेक्डोट इसी के साथ।